नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा स्वागत करता हूं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के इस मंच पर। आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर और हमारी ऐप पर भी। ये क्लास हमारे ऐप वाले मित्रों के लिए भी अवेलेबल रहेगी और हमारे यूट्यूब वाले दोनों मित्रों के लिए अवेलेबल रहेगी। जनरली जो जितनी भी थ्योरी क्लासेस और एमसीक्यू की क्लासेस जितनी भी होती हैं, वो सारी की सारी हमारा जो ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, आज ही आप डाउनलोड करें डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, क्रिएट अकाउंट करें और जुड़े। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में। आप भी अगला हिस्सा आप हो, आज ही जुड़े, क्योंकि कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूं। कंटेंट जो यहां दिया जाता है वो सिलेक्टिव होता है और इतने मित्र तभी सिलेक्ट हुए हैं जब कंटेंट अच्छा दिया जाता है। तो कंटेंट की गारंटी लेते हैं और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको भी जॉब से कोई रोक नहीं सकता। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को, चूंकि ये यूट्यूब पर आएगा तो इसे फेसबुक और अन्य जो माध्यम है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर जरूर करें, जिससे सभी का लाभ हो। और एक एग्जाम में, मैं जो पीजीटी का एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, तो वो कंफ्यूजन है, 50-50% है। 50% एग्जाम हो भी सकता है और 50% एग्जाम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैडम ने इस्तीफा दे दिया है और जो उप सचिव थे मालवी जी, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है, वो आगरा पहुंच गए हैं। राजकीय डिग्री कॉलेज के वो असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट थे, तो वहां उनको कर दिया गया है। बहुत लंबा घालमेल था और तो उस चक्कर में सब ये बवाल हुआ है। तो हो सकता है कि एग्जाम, पीजीटी का एग्जाम फिर टले और हो भी सकता है। तो मैंने 50% किया, तैयारी अपनी बना के रखिएगा। एग्जाम होगा तो आप अपना 100% दीजिए और नहीं होगा तो तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में टीजीटी लगा है तो उसका एग्जाम, और जो एलटी 2025 का एग्जाम बायो का है उसकी अभी डेट नहीं आई है। मेरा मानना है जनवरी फरवरी तक जाएगा, नए कैलेंडर में हो सकता है उसको डाला जाए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। तो अभी एलटी की डेट नहीं आई है और टीजीटी की तो उन्होंने दिसंबर में दे रखी। अब करवा पाते हैं नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि यह जो आयोग है वो चिलम आयोग है। वो सब भांग और धतूरा का सेवन करता है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जाम कब होगा। जब प्रवेश पत्र आ जाए तभी आप एग्जाम मानिएगा। एक कहावत है, जाट मरे तब जानिए जब 13वीं होए। तो हाल है, जब प्रवेश पत्र आ जाए तभी एग्जाम मानिएगा कि होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे क्या बोलते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं वो अभी आपको थोड़े से हो सकता है सिंपल भी लगे, अति कठिन से कठिन प्रश्नों का चुनाव किया है। आज का जो टॉपिक है एनवायरमेंट है और हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, जो बड़ा टॉपिक है जिससे सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। उन टॉपिक को शेयर किया जिससे 10 क्वेश्चन तक एग्जाम में बने। आप देखेंगे कितने कितने क्वेश्चन बने। कहता है स्टार्टिफिकेशन कैन बी सीन इन बेस्ट इन। कहता है स्टार्टिफिकेशन जो होता है सबसे अच्छा कहां देखा जा सकता है। पहले तो स्टार्टिफिकेशन जानते हैं कि आखिर ये स्टार्टिफिकेशन होता क्या है। तो कहता है वर्टिकल लेयरिंग जो होती है, वर्टिकल जो लेयरिंग होती है, लेयरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म और मटेरियल, मटेरियल या ऑर्गेनिज्म की जो वर्टिकल लेयरिंग होती है, इस तरह क्रम से जो लगना होता है उसे हम स्टार्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो कहता किस में देखने को मिलता है। कहता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, स्ट्रीम में या पॉन्ड में। सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, और ये जीआईसी केस में क्वेश्चन बना था, सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। चूंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, ये बेस्ट बेस्ट क्या होता है कि जो वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन का मतलब होता है भिन्नताएं देखने को मिलता है, किसमें, वेजिटेशन एंड एनिमल्स। वेजिटेशन मतलब जो प्लांट होते हैं, और एनिमल्स, क्योंकि वहां हल्की हल्की बारिश हुआ करती है तो वहां का वेजिटेशन में बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है, जिससे हमें अलग अलग स्टेप का क्या देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। इसलिए ऑप्शन ए को सही करेंगे कि स्टार्टिफिकेशन कैन बी सीन बेस्ट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द मैक्सिमम कार्बन रिजर्वायर्स आर फाउंड इन। सबसे ज्यादा कार्बन, ध्यान में रखिएगा, जो कार्बन है
जो हमारा ये कार्बन है सबसे ज्यादा रिजर्वायर का मतलब सबसे ज्यादा ये कहाँ पाया जाता है या कहाँ सबसे ज्यादा सांद्रता में पाया जाता है? कहता है सॉइल ह्यूमस में, जो हमारी मिट्टी ह्यूमस होती है ना, उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसमें, या ओशियन में यानी समुद्र में, या मैरीन, और ये कहता है फॉसिल फ्यूल्स में। सबसे ज्यादा रिजर्वायर कहाँ होता है, कार्बन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा मैक्सिमम कार्बन फाउंड इन ओशियन। कहां पाया जाता है? ओशियन। सबसे ज्यादा जो कार्बन है वो समुद्र में देखने को मिलता है। और ये किस में मिलता है? तो डिजॉल्व्ड, ध्यान में रखिएगा, डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक फॉर्म, मतलब अकार्बनिक रूप में। किस अकार्बनिक रूप में? तो ये बाई कार्बोनेट के रूप में, बाई कार्बोनेट के रूप में, और कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में यह प्राय जल में घुला रहता है या जल में पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है? तो डिजॉल्व CO2 के रूप में। किसका? डिजॉल्व जो होता है, डिजॉल्व्ड CO2 के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जल में घुली रहती है। तो ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो ये सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, मैक्सिमम जो कार्बन रिजर्वायर फाउंड इन कहां पाया जाता है? तो ओशियन में या समुद्र में देखने को। अगर अब कभी पूछता है कि सबसे ज्यादा रिजर्वायर कहां है, तो आप आंसर करेंगे ओशियन या समुद्र को। किसको करेंगे? समुद्र को। ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, अच्छा अभी आपसे अगर और पूछ दे कि क्रिटिकल कार्बन सिंक किसे कहते हैं? क्रिटिकल कार्बन सिंक किसे कहते हैं? सिंक किसे कहते हैं? कार्बन का सिंक क्रिटिकल किसे कहते हैं? तो ओशियन को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है क्रिटिकल कार्बन सिंक नोन एज, जो क्रिटिकल कार्बन की सिंक किसे कहा जाता है? तो वो ओशियन को ही कहा जाता है या समुद्र को कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो पूछेगा जियोलॉजिकल रिजर्व क्या होता है? जियोलॉजिकल कार्बन, कार्बन रिजर्व कहां पाया जाता है? जियोलॉजिकल कार्बन रिजर्व कहां पाया जाता है? तो ये जनरली पाया जाता है फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल्स फ्यूल्स में पाया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स में क्या आता है? पेट्रोल, डीजल और कोल, यानी जो कोयला होता है वो। तो अगर आपसे वो पूछेगा, तो अगर पूछ दे कि टेरेस्ट्रियल की बात, कि टेरेस्ट्रियल में सबसे कहां पाया जाता है, तो टेरेस्ट्रियल में सॉइल एंड प्लांट में देखने को मिलता है। तो मैंने जितने भी ऑप्शन यहां से बन सकते हैं सबको आपके साथ डिस्कस कर दिया है। ये तो क्वेश्चन मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आप हमारा एक क्वेश्चन देखते हैं तो आप कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का आपको डाटा मिलता है, तभी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के इतने मित्रों का सिलेक्शन हुआ है। और आज ही हमारे साथ जुड़े। अधिक जानकारी के लिए ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जिस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। और आज ही हमने फ्रीडम बैच, एक ध्यान में रखिएगा, कौन? फ्रीडम बैच प्रैक्टिस सेट का लॉन्च किया है। प्रैक्टिस सेट का बैच लॉन्च किया है जो 899 का है। और यदि कूपन कोड आप लगाएंगे तो ये ओनली 100 रुपए आपको ऑफ हो जाएगा, और ये ओनली आपको 799 का पड़ेगा, जिसमें 250 वीडियो आपको अवेलेबल रहेंगे। और मैं अभी इसकी जानकारी दूंगा, तो आज ही जुड़े, अभी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के ऐप को डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? कहता है कि जो इन्वायरमेंट डे है, कौन सा इन्वायरमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इन्वायरमेंट डे समझ लीजिए कि 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया था? 5 जून को। एक्चुअली में 5 जून को अभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है या इंटरव्यू में पूछ सकता है। अगर पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में पूछ सकता है कि 5 जून को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, और क्यों तारीख में नहीं किया जाता है? अप्रैल में कर लेते, मार्च में कर लेते, 5 जून को ही क्यों चुना गया? क्योंकि एनवायरमेंट संबंधित जो कॉन्फ्रेंस थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते, कॉन्फ्रेंस जो थी वो 5 से लेकर आगे चली थी। तो स्टार्ट कब हुई थी ये कॉन्फ्रेंस? तो जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 5 जून। 5 जून को ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी स्टॉकहोम में, तो इसीलिए इसको डेट जो रखी गई वो 5 जून रखी गई।
सितंबर अगर बात करेंगे, सितंबर 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को जो मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर पीस, शांति के लिए दिन मनाया जाता है या शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यदि हम अक्टूबर की बात करें, और इसी दिन ध्यान में रखिएगा क्योंकि सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वर्ल्ड अल्जाइमर मर डे के रूप में मनाया जाता है। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो इसको डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है, डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। और कौन बचा, और इसको जो 10 दिसंबर को किस रूप में, ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा चूंकि पूछा इन्वायरमेंट डे, तो जून 5 को हम बोलेंगे। और चूंकि इन्वायरमेंट संबंधी जो कॉन्फ्रेंस थी स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, वो 5 जून से स्टार्ट हुई थी, इसीलिए इसको मनाने का उसी दिन, जिस दिन से शुरुआत हुई उसी दिन को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते, तो कभी भूलेंगे नहीं। अभी इससे क्वेश्चन खूब बने हैं, और देखिए टीजीटी 2016 में क्वेश्चन बना था, जिसने सॉल्व किया होगा 4 नंबर ले गया होगा, और जिसने नहीं सॉल्व किया होगा वो बाहर आज भी बैठा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ऑफ द फॉलोइंग विच गैस प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनमें वो कौन सी गैस है जो प्राय ग्रीन हाउस इफेक्ट को देती है। तो देखिए ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, तो ऐसे आप देख लो, मान लेते हैं ये एक चार्ट बना दे रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया होगा ग्रीन हाउस का। ये जैसे है, ये तो 82% जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो CO2 से होता है, और जो 10% है, कितना है 10 जो परसेंट होता है वो मीथेन से होता है। जो जो 6% होता है, कितना 6 जो प्रतिशत होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड से होता है, नाइट्रस ऑक्साइड से होता है। और जो, और कितना बचा, और बचा 3%, तो जो 3% होता है वो फ्लोरिनेटेड गैस से होता है, 3% जो होता है फ्लोरिनेटेड गैस से होता है, फ्लोरिनेटेड गैस से। तो सबसे ज्यादा किससे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ऑप्शन देंगे कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा किससे होता है। देखिए ये भी पूछा था 21 में, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा किससे होता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। और अगर पूछेगा सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा फिर किससे सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है मीथेन से, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, सबसे कम फ्लोरिनेटेड गैस से। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, उससे पहले मैं जान लूं आपको, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये हमारा फ्रीडम प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो चुका है। जो मित्र लेना चाहें बिल्कुल ले लें। इसमें आपको 80 प्लस मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जाएंगे, और जिस तरह की क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन, देखिए प्रैक्टिस सेट 2 तरह का होता है, एक होता है टाइम पास, एक होता है जिससे क्वेश्चन फंसे। तो हम प्रैक्टिस सेट आपको ऐसा देंगे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तक तो आपके फंस ही जाए, और आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाए कि क्वेश्चन देखते ही। प्रैक्टिस सेट लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मगर जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो जरूर कहते हैं कि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आते हुए क्वेश्चन आप गलत कर, घर में आते हैं हमने पन्ना पलटा और आपको तुरंत माथा ठनकता है, हाय ये मैं क्या लगाया। आपको लगता है यार इसका ए तो सही था, मुझे तो ए आ रहा था, मैंने नो नहीं देखा, मैंने यार इसको पूरा पढ़ा ही नहीं, चारों ऑप्शन तो पढ़े ही नहीं, इसमें तो चौथा सही था, हमें पहला लगा हम पहले। तो ये जो सारी समस्याएं वो सॉल्व हो जाएंगी। और अक्सर आप, बहुत सारे मित्र हमारे पास कॉल आती है, तो उन सब का कहना है कि सर 3 क्वेश्चन से रह गया, 4 क्वेश्चन, सर 10 क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन रुक गया। और एक बार सिलेक्शन रुकने का मतलब समझ रहे हैं आप। अभी हो सकता है आपको ये लगे कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 400-500-600 रुपए खर्च कर रहा हूँ, मगर मैं आपको जानकारी दे दूं कि पछतावा तब होता है जब हाथ से वैकेंसी चली आती है। जो ELT 2025 निकली है, ये लगभग 7 साल बाद निकली है।
2021 के 2022 का जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, देखिए 23, 24, 25 आ गया। अब हो सकता है 26 के आसपास हो, तो 3 साढ़े 3 साल हो गए, एग्जाम नहीं हो गए। जो लोग 21 में ज्वाइन किए थे वो 4 साल की नौकरी कर चुके हैं। जो हमारे मित्र 2021 में सिलेक्ट हुए थे, टीजीटी में लगभग 70 मित्र सिलेक्ट हुए थे, पीजीटी में लगभग 10 मित्र सिलेक्ट हुए थे, वो सब के सारे सारे मित्र 4 साल नौकरी कर चुके हैं। और टीजीटी की जो स्टार्टिंग अभी सैलरी होगी लगभग 65 से 70 हजार होगी। और पीजीटी की जो सैलरी होगी वो 75 से 80 हजार की स्टार्टिंग सैलरी होगी। आप जोड़ लो, 12 महीने का गुणा कर लो, 4 साल का एक लगा लो, तो मुझे लगता है अगर 8-9 लाख भी ले लें, 9 लाख का रेशियो ले लें साल का, तो 9 चौको 36, समझ में आ गया कितना हो गया? 36 लाख के आसपास रुपए वो पैदा कर चुके, 36 लाख सैलरी उठा चुके। और आज आप कल भी सफर कर रहे थे, आज भी सफर कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि मतलब ऐसे सब हो जाएगा, तुक्का मार के हो जाएगा, तो देखिएगा मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो एलटी का बैच है उसमें 1/3 की माइनस मार्किंग है। आप अगर गलत एक भी तुक्का मार गए तो सही वाले को लेके जाएंगे, सिलेक्शन होने के चांस 0 हो जाएंगे। और लगभग 1.5 लाख फॉर्म पड़ा होगा, अगर अगर 1.5 लाख फॉर्म पड़ा होगा तो उसमें से 10% से लेकर अगर 15% पास किए जाएंगे, तो मान लेते हैं मैक्सिमम पास किए जाएंगे, तो कितना पास किया जाएगा? 2,500 से लेके मान लो 3500 लड़के पास किए जाएंगे प्री के लिए। तो 1.5 लाख में आप 3500 बच्चे सिलेक्ट होने हैं, समझ रहे हैं? तो प्री इतना सरल नहीं है कि आप रसगुल्ले फोड़ रहे हो कि प्री तो मेरा निकल जाएगा निकल जाएगा। प्री और आप मेंस की ही तैयारी करते रहिएगा। प्री गायब हो गया तो बस मेंस आप वहीं घर में रखिएगा और फिर 7 साल इंतजार करिएगा। अगर आज उम्र आपकी 33 साल है तो अगली नौकरी जो मिलेगी वो 40 साल उम्र में निकलेगी, फिर आपको परेशान रहिएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मेहनत करिए और लीजिए। इसमें हमने क्या किया है, इसमें जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं, तो 250 वीडियो भी हमने, जो पुराना प्रैक्टिस था उसमें वीडियो नहीं दे रहे थे, इसमें आपको 250 चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन सॉल्व कराएं, जो अब तक इतिहास में बने क्वेश्चन है, वो सब आपको अवेलेबल रहेंगे। मिक्स्ड एमसीक्यू के क्वेश्चन और ये सारे के सारे 250 लगभग वीडियो अवेलेबल रहेंगे। 80 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर के वीडियो अवेलेबल रहेंगे, ये सब आपको अवेलेबल रहेंगे। आज ही ज्वाइन करें, ये ओनली इस समय आपको 799 में पड़ेगा। आज ही कल ही मैंने लॉन्च किया है, तो ज्वाइन करें, डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। और हमारा ये एलटी का बैच है, न्यू लॉन्च बैच है, न्यू बैच है। और अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी की सारी थ्योरी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी और सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू अवेलेबल रहेंगे, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर, मिक्स्ड एमसीक्यू की क्लासें, 1,500 पीडीएफ की लाइब्रेरी, डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल रहेगा। ये 1499 का है। अगर कूपन कोड ELT 2025 डालेंगे तो ये ओनली आपको 1399 का। देखिए ELT की तैयारी कर रहे हैं तो जी जान लगा करिए, आज ही हमारे बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच से ELT की तैयारी हो जाएगी, GIC की हो जाएगी और TGT की तैयारी हो जाएगी, PGT, इन चारों को कवर किया गया है इस बैच में। आज ही ज्वाइन करें, अधिक जानकारी कॉल मैसेज करें। विजेता जो बैच है हमारा, विजेता जो बैच है वो बैच हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है, वो भी 1399। अगर पूरा रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो आप विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी कॉल मैसेज करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, द ऑब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ विल बी। यदि कहता है पूरी पृथ्वी से, ध्यान में रखिएगा, कहता है पूरी पृथ्वी से यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दें तो पृथ्वी की स्थिति क्या होगी। कहता है एज हॉट एज थार डिजर्ट, बिल्कुल इतना गर्म हो जाएगा जैसे थार का मरुस्थल है, उतना गर्म हो जाएगा। एज कोल्ड इन मून, कहता है इतना ठंडा हो जाएगा जैसे कि चंद्रमा, रात में जैसे चंद्रमा पे ठंडक होती है, कोल्ड होता है, उतना। एज ग्रीन एज रेन फॉरेस्ट, बिल्कुल रेन फॉरेस्ट की तरह हो जाएगा, ग्रीन। और नन ऑफ द एबव, इसमें क्या सही होगा? तो मैं बता दूं कि चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड तो है, तो क्या होता है, कोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोल्ड, चंद्रमा की तरह ठंडा हो जाएगा। देखिए चंद्रमा पर जब कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन था, मगर बहुत लोगों के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन उस समय सॉल्व कराया था, बहुत लोगों के क्वेश्चन गलत हुए थे। तो ये कैसा हो जाएगा? चंद्रमा पे कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं तो चंद्रमा की तरह ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है फ्रोजन हो जाएगा। समुद्र सारा का सारा, ओशियन हमारा
जम जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा और पृथ्वी कोल्डनेस के चपेट में आ जाएगी और पूरी पृथ्वी पे क्या होगा, शीतलहर चालू हो जाएगी और -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए आवश्यक है। तो एज कोल्ड एज मून, चंद्रमा की तरह ठंडा हो जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी आप भी देख रहे हैं, क्वेश्चन पूरे जरूर देखिएगा। जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्वेश्चन है, यहां हमने 25 है, बाकी जो है वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट बैच में आएंगे। फ्रीडम वाले प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो क्वेश्चन अवेलेबल होंगे और वो सारे के सारे अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द टू गैसेस मेकिंग द हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेस, कहता है टू गैसेस मेकिंग द हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, कहता है इनमें वो दो गैसें कौन है जिनका ग्रीन हाउस प्रभाव में, पहले तो एक समझ लो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। मान लेते हैं आप बार बार दिमाग लगा रहे होंगे कि सर पता नहीं क्या क्या बके जा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, पहले तो वो समझ लो। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे वायुमंडल पे एक लेयर बना ले रही है। तो जो सूर्य का प्रकाश जैसे आता है तो आता है नीचे तो आ गया, और जो गर्मी है हीट जब निकलती है तो पूरी की पूरी हीट वापस नहीं जा पाती, इस कार्बन डाइऑक्साइड लेयर के कारण ये हीट रोक ली जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे पृथ्वी गर्म हो रही है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आ गया। तो ये कौन सी गैसें हैं, तो अभी हमने आपको बताई थी कौन कौन सी गैस। तो इस पे हमने कहा था देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा 82% कौन इफेक्ट डालता है, तो 82% जो इफेक्ट डाल रहा है वो हमारा है CO2, और 10% जो इफेक्ट डाल रहा है वो है मीथेन, और जो हमारा 6% डाल रहा है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, और 3% जो इफेक्ट डाल रहा है वो है फ्लोरिनेटेड गैस। तो 82 के बाद सीधे दूसरा कौन है, मीथेन। तो अब हम चलते हैं, यहीं से देखे क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है, तुमने देखा और तुरंत 6 नंबर पे, 6 नंबर, द एटमॉस्फियर इज, अरे कहां चले गए, 5 पे। तो कौन है, तो पहला ही नंबर है, ये कितने परसेंट है, 82%, ये कितने प्रतिशत है, 10%। तो हमारा आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा यही होगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये कितनी है, 10%, ये कितनी है, 6%, और यहां सबसे ज्यादा दिया है, देखिए दिया हुआ है गैस मेकिंग द हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो 82% किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, 10%। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। समझ में आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इन एटमॉस्फियर एसिड रेन कॉज ड्यू टू द पॉल्यूशन बाय, एटमॉस्फियर में जो एसिड रेन होती है या अम्ल वर्षा, हिंदी में बोलते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो ये HNO3 नाइट्रिक एसिड, और किसके कारण होती है, सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के कारण, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दो के कारण होती है। अब क्या दिया है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये तो गलती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बिल्कुल, और सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से क्या बन जाएगा, HNO3, और ऑक्साइड ऑफ सल्फर से क्या बन जाएगा, H2SO4। इन दोनों के मिलने से एसिड रेन होती है, क्या होती है, एसिड रेन या अम्ल वर्षा होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। GIC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। हमें विजिट करें, अधिक जानकारी के लिए कल मैसेज करें, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारे ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें, अधिक जानकारी के लिए कल मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स अमाउंट्स ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फियर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ CO2, इनमें से जो अमाउंट है रेगुलेट होता है CO2 का, वो किससे कहता है, विच फॉलोइंग रेगुलेट अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फियर, किसके द्वारा होता है। तो सबसे ज्यादा कार्बन का जो रिजर्व रिजर्व कहां पाई जाती, तो ओशियन में, कहां पाई जाएगी, ओशियन में। समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा कहां ये पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है, ये हमने अभी बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, ओशियन में। तो इसका सबसे ज्यादा जो अमाउंट रेगुलेट करता है वो कौन करता है, ओशियन करता है, सबसे ज्यादा कौन करता है, ओशियन। ये 2020 में स्कूल लेक्चर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में देखने को मिलेगा, एलटीजीआईसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई ग्रीन हाउस गैस इमिशन फूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्वेश्चन जो है वो किताब में नहीं पढ़ने को मिलेगा, ये आपके पर्सनल ब्रेन से लिया गया है कि सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस इमिशन फूड है, जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस को छोड़ता है, वह कौन सा है। तो वह मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो होता है मीट और डेयरी प्रोडक्ट। तो ऑप्शन सी है, मीट और डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई ग्रीन हाउस गैस इमिशन फूड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन है ये, एक्चुअली में एक बार एग्जाम में पूछा गया है, वहां से ये मैंने लिया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन क्या करते हैं, तो आपको जानकारी दे दें कि 40 से 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होता है। वो टीजीटी से उठाते हैं, या ओल्ड वाले पीसीएस से उठाते हैं, या आपके अन्य किसी एग्जाम से उठा लिया, राजस्थान के एग्जाम से उठा लिया, मध्य प्रदेश के एग्जाम से उठा लिया। तो हमें सब पर निगाह बनानी है। यदि आप पुरानी क्वेश्चन अगर आप गलत कराते हैं 40 से 50%, देखिए जो न्यू क्वेश्चन बनते हैं उनमें तो बहुत ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते, या हम थ्योरी नहीं पढ़े होते हैं, तो वहां गलती होने के चांस रहते हैं। मगर अगर पुराने क्वेश्चन में गलती कराए तो वो तो बिल्कुल ही आप बाहर हो गए। जो बच्चा है वो सही कर रहा है, वो आप गलत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल। कहता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो किस प्रकार के साइकिल से रिलेटेड है। कहता है फास्फोरस की साइकिल से या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिएगा, हम आपको बता दें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में गैस कौन कौन आ रही है, CO2 आ रही है, और तो ये किससे रेगुलेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो साइकिल से। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ताजमहल इज थ्रेटेंड बाय द पोल्यूटेंट। कहता वह प्रदूषण कौन सा है जो ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहा है। एग्जाम में पूछता है, और ये कई बार मेंस में लिखने को भी आया है कि ताजमहल को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। तो मथुरा रिफाइनरी पास में है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है पास में है, तो वहां की वजह से जो ताजमहल है, ताजमहल का जो संगमरमर है वो पीला पड़ता जा रहा है, रिसर्च के अनुसार पीला पड़ता जा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, एसिड रेन, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। और चूंकि वहां H2SO4 पानी के साथ गिरता है जो कि डायरेक्ट इफेक्टेड करता है, तो हमारा ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर इज डिप्लीटेड। एक्चुअली में ओजोन कहां पाई जाती है, ओजोन किस परत में पाई जाती है। तो आप सब जानते हैं कि जो ओजोन है वो स्फीयर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन किस परत में पाई जा रही है, तो ओजोन प्रायः स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है। इसके जिम्मेदार कौन है, तो CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो क्लोरोफ्लोरो जो ये है CF2 और Cl2, तो ऑप्शन आएगा हमारा ए, CF2 और Cl2। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द गैसेस एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो गैसें कौन है जो ग्रीन हाउस में संबंधित है। तो देखिएगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड आपको बता ही चुके हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड हम बता ही चुके हैं, और हमने आपको ये बताया था, अभी क्या बताया था, फ्लोरिनेटेड गैस ये है। तो ये तीनों ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करते हैं, और इसके अलावा और कौन था बताया था, मीथेन। ये तो हमारी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम इन द ईयर। कहता है पहली जो यूनाइटेड नेशन में कॉन्फ्रेंस थी, यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट पर, ह्यूमन एनवायरनमेंट पर, स्टॉकहोम में जो थी वो किस वर्ष हुई थी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1972 में। कब हुई थी, तो ये जो हुई थी वो हुई थी प्रायः 1972 में। तो ऑप्शन इस हिसाब से हमारा कौन सा सही हुआ, ए। और कब हुई थी, 1972 में। तो ये हुई थी 5 to 16 जून में, 5 से 16 जून तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी। 5 इसीलिए 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत 5 जून को हुई थी, जो मैंने बताया है। और कब चली थी, 5 से 16 जून को चली थी। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ए 1972। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्टैंड्स फॉर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको दिखाता है, तो देखिएगा CFC किसको है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो
CFC किसको एक्सचेंज करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। कहता है या केमिकल फ्लोरोकार्बन को, या कंप्रेस्ड फ्लोरीन कार्बन को, कार्बन फ्लोरीन कार्बन को, तो नहीं, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन ए सही होगा। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कौन उत्पन्न करता है? अच्छा क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग है वो किससे? कहता है एयर पोल्यूशन से, या वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, या नन ऑफ दीज। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये प्राय एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर पोल्यूशन से हमारी CO2, हमारी मीथेन, हमारी N2O आदि आदि निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन आएगा एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग एसिड रेन, वह गैस कौन सी है जो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है? तो हमने बताया था कि कौन है? SO2। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? जल से क्रिया करके H2SO4 में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक। अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्वेश्चन शुरू होते हैं। रेड डाटा बुक आर कंप्लाइड बाय, कंपाइल्ड बाय, कहता है रेड डाटा बुक आर कंपाइल्ड बाय। जो रेड डाटा बुक होता है वो कौन कंपाइल्ड करता है या इसको कौन प्रकाशित करता है? तो हम आपको बता दें, इसको जो प्रकाशित करने का रेड डाटा बुक को जाता है वह कौन करता है? तो वो करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कौन करता है? इंटरनेशनल, यानी IU कंजर्वेशन CN। कौन करता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे बोलते हैं IUCN, ये करता है। और कौन बुक रेड डाटा बुक को? और ये क्वेश्चन PGT और TGT में कई बार मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि रेड डाटा जो बुक है और वो कौन प्रकाशित करता है? तो वो प्रकाशित करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इनके फुल फॉर्म भी पूछ देता है। और WWF को वर्ल्ड वाइड फंड के नाम से जानते हैं, फॉर नेचर के नाम से जानते हैं। इसका जो लोगो है वो पांडा है, ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है इसका लोगो कौन है? तो पांडा है। एक्चुअली में रेड डाटा जो बुक है, वो रेड डाटा जो बुक है, रेड डाटा जो बुक है, ये लाल किताब है। और ये जो थ्रेटेंड जो स्पीसीज है उसको दिखाता है, विलुप्त तो हो रही स्पीसीज के बारे में बताता है कि कौन कौन सी स्पीसीज है। और पब्लिश कौन करता है? IUCN करता है रेड डाटा बुक को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो 100% आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर हॉट स्पॉट ऑफ राजस्थान। ये RPSC में क्वेश्चन बन चुका है और ये PGT में भी क्वेश्चन बन चुका है, RPSC PGT दोनों। विच द फॉलोइंग आर हॉट स्पॉट इन राजस्थान। राजस्थान के हॉट स्पॉट कौन से हैं? कहता है भरतपुर लेक, सारिस्का फॉरेस्ट एंड थार डिजर्ट। फिर कहता है भरतपुर लेक, सारिस्का फॉरेस्ट और ताल चापर। तो हम आपको बता दें कि भरतपुर लेक, सारिस्का फॉरेस्ट और थार डिजर्ट और इसके अलावा ताल चापर, ये जो चार है, ये चारों के चार जो है राजस्थान के हॉट स्पॉट है। तो ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही है। हॉट स्पॉट है राजस्थान के कौन कौन? भरतपुर लेक, याद रखिएगा, रट्टा मारिएगा, भरतपुर लेक, सारिस्का फॉरेस्ट और थार डेजर्ट। और भरतपुर लेक, सारिस्का फॉरेस्ट और ताल छापर जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना, इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल हैव बीन प्लेस्ड इन। जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स थे हैव बीन प्लेस्ड इन, किस में प्लेस किए गए? तो ये जो शेड्यूल है हमारा, किस में प्लेस किए गए? ध्यान में रखिएगा। और ये PGT में पूछा गया। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि आप खूब वीडियो देख रहे होंगे। कंटेंट की जो मैं बात करता हूं, चूंकि कंटेंट ही का ही खेल है, हमने ऐसे एग्जाम 5 एग्जाम नहीं पास किए और एक लेक्चरर के रूप में जॉब भी कर रहा हूं। तो कंटेंट है और इतना लंबा अनुभव है, तभी हम आपको इस तरह के प्रश्न दे पाते हैं हवाई। और आपके मन, हमारे प्रश्न जो रहते हैं वो अक्सर कठिन रहते हैं,
और कठिन रहते हैं तो हमारे कई सारे मित्र देखकर उसको इग्नोर करके निकल लेते हैं, उनको लगता है यार इतना कठिन। तो मित्र, जो 70-80 हजार की नौकरी है उसमें हलवा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, तभी सिलेक्ट हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, तो ये हम आपको बताते हैं कि वर्ल्ड लाइफ जो एक 1972 है उसके लिए जो शेड्यूल तैयार किया, शेड्यूल 1 से 5 तैयार किए गए, 1 से 5 तक शेड्यूल तैयार किए गए। तो इसके लिए टोटल शेड्यूल कितने, 5 शेड्यूल तैयार किए गए हैं। कितने शेड्यूल, 1 से 5 तक है, तो टोटल हमारे जो शेड्यूल तैयार किए गए हैं वो 5 शेड्यूल है, 1 से 5 तक। फिर इन इंडियन विच आयुसियन प्रोटेक्ट कैटेगरीज लार्जेस्ट इन नंबर, कहता भारत में जो आयुसियन है, इंटरनेशनल जो अभी आपको यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो बताया था, वो लार्जेस्ट प्रोटेक्ट टू कैटेगरी लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज्यादा संख्या किसकी प्रोटेक्ट करता है या किसको आईसीएन के अनुसार, तो वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक्चुअली में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनकी संख्या कितनी है, तो 574 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे ज्यादा जो है वो ये है। दूसरा आपको बता दें कि जो नेशनल पार्क की संख्या है हमारे पास वो है 106। कितनी है, 106। और जो कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कंजर्वेशन रिजर्व है इनकी अगर संख्या बताएं तो 145 है। कम्युनिटी जो रिजर्व है वो 309 है। ये रट्टा लगा लीजिएगा, ये जो डाटा दिया है ये हवाई नहीं है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीरियस, वो ध्यान में रखिएगा। अगर वो पूछ दे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज 574, नेशनल पार्क इंडिया में 106, कंजर्वेशन रिजर्वायर 145, कम्युनिटी रिजर्व है 309, और ये आश्रम पद्धति 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन आएगा हमारा बी, सबसे ज्यादा क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या परमिटेड है, यानी वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वहां क्या लेना परमिटेड है। हंटिंग ऑफ एनिमल बिल्कुल नहीं, एक भी जानवर को मार नहीं सकते वरना जेल चले जाएंगे। कटिंग ऑफ ट्री बिल्कुल नहीं, आप अगर पेड़ काटते हैं तो जेल चले जाएंगे। ग्रेजिंग कैटल्स नहीं, वहां आप जानवर नहीं चरा सकते क्योंकि वो सेंचुरीज है, वहां शेर वो रहते हैं। यहाँ क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्रूट, आप फलों का फल ले सकते हैं। फायरवुड मतलब जलाने के लिए लकड़ियां, जैसे सूखी लकड़ियां वो, एंड मेडिसिनल प्लांट। तो ये पीजीटी 2021 में पूछा गया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। जो नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहां पाया जाता है, तो नॉकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मेघालय में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, मेघालय में। जीआईसी क्विज में पूछा गया था। नॉकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये जनरली कहां पाया जाता है, तो ये प्राय हमें कहां देखने को मिलता है, तो ये प्राय मेघालय में। नॉर्थ और ये क्या होता है, ये जो गारो हिल्स है, कौन है, गारो हिल्स, वहां ये वहां तक फैला है, गारो हिल्स तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट माउंटेन गोरिल्ला। कहता है इनमें से वह कौन सा नेशनल पार्क है जो माउंटेन गोरिल्ला को प्रोटेक्ट करता है, यानी जो पहाड़ी गोरिल्ला है उनको रक्षा करता है। कहता माउंट सीमियन नेशनल पार्क इथोपिया, बॉन्टी बॉक नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका, काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया। तो ये किसको, गेंडा को करता है, गेंडा को करता है। और विरुंगा नेशनल पार्क कांगो, तो ऑप्शन है डी। जो माउंटेन गोरिल्ला है वो जो विरिंगा नेशनल पार्क कांगो का है, वो माउंटेन गोरिल्ला को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, डेजर्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। भारत में जो डेजर्ट नेशनल पार्क है यानी मरुस्थल जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहां पाया जाता है। कहता है जैसलमेर या एंड बारमर, या चूरू में, या रान ऑफ कुछ, या भरतपुर में। तो ऑप्शन है ए, जैसलमेर एंड बारमर। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि प्रथा है इसका आंसर आपको ही देना रहेगा, तो आप बताइएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को कई भागों में बांटा गया। एक तो
विभिन्न प्रकार के जोन्स बांटे गए हैं। तो कहता है कोर जोन, मैनिपुलेशन जोन, बफर जोन और एंटरटेनमेंट जोन। इनमें से वह जोन कौन है जो बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं पाया जाता? कहता है कोर जोन नहीं पाया जाता, या मैनिपुलेशन जोन, या बफर जोन, या एंटरटेनमेंट जोन। इनमें वो जोन कौन है जो बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर कमेंट्स करके जरूर दीजिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट देखिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स भी कर दिया करिए, तो थोड़ा सा उत्साहवर्धन भी होता है। इसी के साथ नमस्कार।